हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो क्लास है, ये क्लास नंबर जो है 8 है। हम लोगों ने क्लास 7 जो क्लासेस हैं वो आप लोगों को मिल चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने सीडीपी के प्रीवियस के क्वेश्चन ही डिस्कस किए हुए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी सीक्वेंस में, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, और ये क्लास पेपर 1 के लिए हो या फिर आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सीडीपी पेडागोजी जो होती है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 में सेम होती है। ठीक है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर 1 के पेपर 2 में आते हैं देखने को, और पेपर 2 के पेपर 1 में भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर पेपर 2 की, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 2 के लिए आपको शाम को 5 बजे क्लास मिलती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें चैप्टर जो है 5 कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लास 6 की हिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम, यानी कि बच्चों की जो प्राथमिक वर्ष होते हैं, यानी स्टार्टिंग का जो दौर होता है, उसमें विकास का यानी डेवलप का जो प्राथमिक कर जो क्रम होता है यानी स्टेप होता है, वो कौन सा होगा। यानी सरल से जटिल की तरफ डेवलपमेंट होता है यानी विकास होता है, या फिर अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, यानी बच्चे पहले कल्पनाएं करना सीखते हैं। बच्चे पहले जो चीज़ें नहीं देखे हैं उसके बारे में वो कल्पनाएं करने लगते हैं, या फिर उसके बारे में वो सीख जाते हैं। फिर जो वस्तुएं वो देखते हैं उसके बारे में सीख रहे हैं, ये नहीं होगा। वैश्विक से स्थानिक की ओर होगा, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा। तो यहाँ पर जो है कौन सा राइट आंसर आपको जो है समझ में आ रहा है। तो देखिए, पहला जो है सरल से जटिल की ओर, ये आपका सही होगा, क्योंकि हम पहले सरल चीजें सीखते हैं। अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं होगा। वैश्विक से स्थानिक की ओर, यानी पहले आप दूर दूर की चीज़ों को सीखोगे, फिर आप अपने आसपास की चीज़ों को सीखोगे, तो ऐसा नहीं है। पहले हम लोग अपने आसपास की चीज़ें सीखते हैं, अपने आसपास जो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, पहले वहाँ के तौर तरीके हम सीख रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे करके हम जो है जो है बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरा कल्चर देखते हैं, फिर दूसरे स्टेट जाते हैं, या फिर दूसरी जो है कंट्री, यानी कि हम सोशल मीडिया के द्वारा फिर जो है अलग अलग तरीके से हम जो है चीज़ें सीख रहे होते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी पहले हम कठिन चीज़ें सीखेंगे फिर हम सामान्य की तरफ जाएंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। आंसर यहाँ पर जो राइट होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि सरल से हम जटिल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम जो इजी चीज़ें हैं या फिर जो इजी वर्ड हैं वो हम बच्चों को सिखाते हैं। स्टार्टिंग में तो आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा कि बच्चा तुरंत जो है कुछ भी पूरा सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देता हो, नहीं। पहले वो अजीब सी आवाज़ें निकालना स्टार्ट करता है, ठीक है, किलकिलाना हुआ, फिर वो बबलिंग करना शुरू कर देता है, फिर धीरे धीरे करके वो एक वर्ड बोलता है, माँ, पा, फिर वो धीरे धीरे करके 2 वर्ड बोलना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे सरल से बच्चा जटिल की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, ये तो नहीं पूरा सेंटेंस बच्चा पहले बोलता हो, फिर बाद में वो जो है धीरे धीरे करके शब्द पे आ रहा हो, फिर वाक्य पे जा, यानी शब्द वाक्य पे जाता हो, फिर शब्द पे जाता हो, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि डेवलपमेंट का जो स्टेप है यानी कि विकास का जो क्रम है वो सरल से जटिल की तरफ होगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है और कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो इसलिए हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला है कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है, यानी कि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है, कौन से काल में जो है बच्चा सबसे ज़्यादा लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा होता है। यानी कि अगर आप आपस में भी डिस्कस कर रहे हो और बच्चा अगर आसपास कहीं खेल भी रहा है, तो भी वो आपकी लैंग्वेज को या फिर आप जो बातें कर रहे हो वो कैच करेगा, यानी वो सुनेगा और उसको रिपीट भी करेगा। आपने देखा होगा बच्चा जब छोटा होता है तो ज़्यादातर हर बच्चों को जो है कार्टून बहुत पसंद आते हैं, और फिर वो जो देखते हैं उसी तरीके से वो बोलने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज तो उनकी बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो रही होती है।
तो सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील काल होता है लैंग्वेज का, वो पहला है आरंभिक बाल्यावस्था है, या फिर मध्य बाल्यावस्था है, या फिर किशोरावस्था है, या फिर प्रसव पूर्व अवस्था है, यानी प्रीन जो है नेटल। तो ये सेंसिटिव पीरियड हो जाता है इसमें 0 से, यानी कि जो है संवेदनशील काल होता है जो, ये होता है 0 से 2 वर्ष। अब इसमें बच्चा जो है लैंग्वेज को नहीं सीख रहा होता है। किशोरावस्था तो बहुत ही ज़्यादा, वो इसमें हर चीज़ का डेवलपमेंट हो चुका होता है। मध्य बाल्यावस्था होगा या फिर आपका आरंभिक बाल्यावस्था होगा। तो आरंभिक बाल्यावस्था आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है 2 साल से ऊपर का होता है, और इसमें बच्चे की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी डेवलप हो रही होती है, वो हर चीज़ बोलने की कोशिश करता है, ऐसा है तो क्यों है, वो बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहा होता है। जो भी आप वर्ड बोलोगे बच्चा वैसा ही बोलने की कोशिश कर रहा होता है। तो लैंग्वेज जो होती है, यानी भाषा का जो विकास होता है, वो आरंभिक बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, मध्य बाल्यावस्था में बच्चे का जो सेंसिटिव पीरियड बताया गया है वो हो चुका होता है। किशोरावस्था तो आपका 18 साल की उम्र का होता है, तो उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका होता है। प्रसव पूर्व अवस्था का मतलब होता है बच्चा जन्म से 2 वर्ष का टाइम बच्चे का, तो उसमें बच्चा बोलना नहीं सीखता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं डैश डैश कहलाती है। यानी कि बच्चे जो होते हैं अपनी भूमिका समाज में सीख रहे होते हैं कि हमको बड़ों से कैसे बात करनी है, या फिर जो हमसे छोटे हैं उनसे हमको कैसे बात करनी है, कैसे हमको समाज में रहना है। कोई बाहर से आया हुआ है या फिर कोई गेस्ट आए हुए हैं तो उनसे हमको नमस्ते करना है, ठीक है, कैसे हमको कपड़े पहनने हैं, कैसे हमको रहना है समाज में। तो ये जो भी हम सीख रहे होते हैं, ये तो नहीं कोई जो है जन्म से सीख के आया हो, सभी अपने समाज में रहकर, अपने घर में रह के, आसपास लोगों को देखते हुए, अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनको नोटिस करते हुए हम जो है चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो ये जो हम ये सीखते हैं इसको क्या कहा जाता है? समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन होगा, या फिर असिमिलेशन हो जाएगा, या फिर एकोमोडेशन होगा, या फिर अडोप्टेशन हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, जो हम समाज में रहकर तौर तरीके सीख रहे होते हैं वो हमारा सोशलाइजेशन हो जाता है, यानी समाजीकरण हो जाता है। समाज के हम तौर तरीके सीख रहे हैं, कैसा कल्चर है, कैसे हमको कपड़े पहनने हैं। आपने देखा होगा सभी जगह के, यानी कि जो पहनावा है वो चेंज होता है। वो क्यों चेंज होता है? समाज डिपेंड करता है, यानी कैसा हमारा कल्चर है, कैसे हम समाज में रह रहे हैं, हम वैसे तौर तरीके से रहते हैं, वैसे हम कपड़े पहनते हैं, वैसा हमारा खान पीन होता है, वैसे हम बात करते हैं, यानी सब कुछ हम टोटलिंग जो है, हमारा जो डेवलपमेंट है या फिर हमारा जो तौर तरीका है वो समाज पर डिपेंड हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम ये सीख रहे होते हैं इसी को कहते हैं सोशलाइजेशन। राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशलाइजेशन से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। कल आपको एक क्लास मिल जाएगी, मॉर्निंग में एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, कौन सी सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जो आपका स्कोर बढ़ाएगा। और पेपर 2 के लिए तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस बार में मैंने देखा बहुत ही रिजल्ट डाउन गया है पेपर 2 का। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं, 16 लाख 17 लाख, बट उसमें रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा डाउन गया है। और ऐसा तो नहीं कि सभी अभ्यर्थी मेहनत नहीं करते, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे उसमें से जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया होगा, या फिर और जो है ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया होगा, या फिर उन्होंने किसी के मॉक टेस्ट वगैरह लिए होंगे, उसके बावजूद उनका जो है सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो उस वीडियो में जो है टोटल कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको मैं डिस्कस करूंगी, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर हमको सीटेट को कैसे क्वालिफाई करना है, ठीक है। मैं अपनी पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो वहाँ पर डिस्कस करूँगी कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को कैसे क्वालिफाई किया हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं? वह जो है उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है सीटेट, और इसका आंसर जो होता है वो सेम होता है, बट कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इसमें जो वस्तु स्थायित्व है यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो अचीव भी हो जाता है,
और इसमें लैग भी कर रहा होता है। अब इसमें कुछ लोग सोचेंगे कि जब अचीव हो चुका है तो लैग कैसे करेगा, यानी कम कैसे, यानी कि नहीं रहेगा वस्तु स्थायित्व। तो इस वजह से इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए सीटेट 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कन्फ्यूज़न होने के कारण नंबर कट जाता है, क्योंकि गलत क्वेश्चन हो जाता है। अब इसमें पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में, यानी मेंटल डेवलपमेंट जो आपका हो रहा होता है, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके ही सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह अनुकरण करके, यानी कॉपी करते हुए सीख रहा होता है। और उसमें जो वस्तु स्थायित्व होता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये जो है अचीव भी हो जाता है। और स्टार्टिंग के कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिसमें लैग कर रहा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा होगा तो जब वो स्टार्टिंग के कुछ मंथ, जैसे कि मान के चलिए 5 से 6 महीने का हो गया, या फिर 7 महीने का है, या फिर 8 महीने तक भी जो है, अगर आपने कोई भी खिलौना रखा हुआ है, यानी 5 से 6 महीने तक ही समझिए, कोई भी खिलौने से वो खेल रहा है, आप अगर उसको उठाकर हटा देते हो, कहीं रख देते हो, तो बच्चा उस चीज़ के लिए या फिर उस वस्तु के लिए, उस खिलौने के लिए रोएगा नहीं, ना तो उसको ढूँढने की वो कोशिश करेगा, ठीक है? यानी कि बच्चा जो है, बच्चे में वस्तु स्थायित्व नहीं है अभी, क्योंकि लैग कर रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है 9 महीने का, या फिर 10 महीने, या फिर 1 साल का बच्चा जैसे ही हो जाता है, 1 साल के बाद अगर बच्चा किसी भी खिलौने के साथ खेल रहा है, वो खिलौना आप हटा देते हैं या फिर कहीं पे छुपा के रख देते हैं, तो बच्चा उस खिलौने को ढूँढने की कोशिश कर रहा होता है। उस खिलौने के लिए वो रो भी सकता है और उस खिलौने के लिए शायद वो ढूँढने की भी कोशिश करे उस खिलौने को, या फिर आप उसी खिलौने को थोड़ा-सा उठाकर दूर रख दीजिए, तो बच्चा धीरे-धीरे घिसड़ के उस खिलौने के पास भी पहुँच जाएगा। अब ये जो मैंने आपको बताया कि उस खिलौने के पास पहुँच जाता है, तो सीटेड इस क्वेश्चन को कैसे पूछता है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने लगता है। तो आपका जो हो जाएगा ये संवेदन, यानी सेंसिटिव जो यानी सेंसरी मोटर स्टेज होता है, ये आपका हो जाएगा, यानी संवेदनशील जो है काल हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हो गया। अब दूसरा पूछता है कि कौन सी ऐसी स्टेज पर बच्चे में वस्तु स्थायित्व जो होता है वो लैग कर रहा है, तो भी यही हो जाएगा जो है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। और कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पर बच्चे का वस्तु स्थायित्व जो है अचीव हो चुका है, यानी उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बन चुका है, तो भी आपका सेंसिटिव जो है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा, ठीक है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए, यानी कि वस्तु स्थायित्व जो है वो लैग भी करेगा स्टार्टिंग के कुछ मंथ में, और जैसे ही बच्चा 1 साल का हुआ उसमें वस्तु स्थायित्व अचीव हो जाता है, ठीक है। यानी उस खिलौने के लिए बच्चा रो भी सकता है और उस खिलौने को ढूंढने की वो कोशिश भी करेगा। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे, आंसर इसका एक ही होगा, ये भी ध्यान रखना। और ये भी कभी-कभी पूछता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा कौन सी स्टेज में करना शुरू कर देता है, तो आपका ये भी जो है संवेदनशील काल होगा, यानी कि जो है आपका सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 0 से 2 वर्ष की उम्र का जो है बच्चा होता है। पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है अकॉर्डिंग टू प्याजे, तो इसमें 0 से यानी 2 से जो है आपका 7 वर्ष होगा। मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ये 7 से 11 वर्ष की उम्र में होगा, ये पियाजे ने कहा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये आपका 11 से 15 वर्ष, ठीक है। ये स्टेजेस में जो है जीन पियाजे ने बच्चे का डेवलपमेंट डिवाइड किया हुआ है। 4 स्टेजों में उन्होंने जो है बच्चे का डेवलपमेंट डिवाइड कर दिया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी-कभी डायरेक्ट जो है पूछ लेता है कि 2 से 7 वर्ष का बच्चा जो है वो कौन सी स्टेज पे है, तो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज पे है, ठीक है। या फिर इसका टाइम पीरियड क्या है तो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगला है, इसमें पूछा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो जो है रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। यानी एक बच्ची है, आपने देखा होगा एक छोटा सा जब बच्चा होता है तो वो खिलौनों के साथ खेल रहा है या फिर किसी भी चीज़, मतलब खेलते-खेलते किसी भी चीज़ से अगर उसको चोट लग जाती है, मेज़ से बाई चांस बच्चा लड़ गया या फिर उसको चोट लग गई, तो वो रोने लगता है। अब आप क्या करिए, अगर मेज़ को एक थप्पड़ मार दीजिए,
तो बच्चा चुप हो जाता है। अब उसको ये फ़ील होता है कि जैसे मुझे चोट लगी है, वैसे ही अब मेज को भी चोट लगी, यानी मुझे दर्द हुआ है तो इसको भी हुआ है। बच्चा सोचता है जो भी मेरे पास चीज़ें हैं, ये जो भी वस्तुएँ हैं, इन सब में मेरी तरह ही जान है, इनको भी दर्द होता है। तो ये जो बच्चे की सोच होती है वो कौन-सी स्टेज पर होगी अकॉर्डिंग टू पियाजे? तो जीववादी चिंतन है या फिर केंद्रीकरण? तो बच्चा केंद्रीकरण पे नहीं है। बच्चा अपने बारे में सिर्फ नहीं सोच पा रहा है, बच्चा जो है ये देख रहा है कि हर चीज में जीव है। वो सूरज को देखता है, सूरज रोशनी दे रहा है तो उसको लग रहा है कि इसमें भी जान है। अप्रतिवर्तिता नहीं है, वस्तु स्थायी, तो ये आपका इस फर्स्ट स्टेज की बात हुई है, यहाँ पर नहीं हो रही है। य- यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी कि जीववादी चिंतन हो जाएगा। बच्चे में जो है जीववादी चिंतन है, बच्चे को लगता है जो भी मेरे पास वस्तुएं हैं, इन सब में जान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, कुछ लोगों का कहना है कि इंग्लिश साइड भी दिखाइए, तो आप लोग जो है देख सकते हैं। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है, यानी कि लेव वाइगोस्की के द्वारा जो है प्रतिपादित नहीं है। तो लेव वाइगोस्की ने जो अपनी थ्योरी दी है वो सोशल कल्चर अप्रोच पर है, यानी समाज पर आधारित है। और इन्होंने अपनी थ्योरी में जॉन और प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट को ऐड किया है, यानी कि जेडपीडी को ऐड किया है इन्होंने। इन्होंने जो है पार्ट यानी इसके फोल्डिंग को भी ऐड किया है, यानी टेम्परेरी हेल्प जो होती है, मदद करना हुआ। सामाजिक अंतःक्रिया ये भी इसमें ऐड है, बट जो नहीं है वो है आपका स्कीमा। क्योंकि स्कीमा जो होता है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि स्कीमा जो होता है आपका जो है दिमाग से रिलेट कर रहा होता है, और ये जो दिया है जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में दिया है। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन यानी कि जो आपका हो जाता है, यानी मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट होता है दिमाग से रिलेट कर रहा होता है, किसी चीज़ से रिलेटेड हमारे दिमाग में जो स्कीमा बन जाता है, ये आपका जीन पियाजे की थ्योरी से दिया गया है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो आपका सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी, ये वाइगोस्की की थ्योरी से है, इसके फोल्डिंग भी है। और आपका सामाजिक जो है अंतःक्रिया ये भी है, लेकिन स्कीमा जो है ये आपका नहीं होगा, यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रवण जो है प्रणाली के लिए सही है। यानी कि लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पूछा गया है शैक्षिक प्रणाली, यानी कि जो है लर्निंग के दौरान कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पहला है, विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को आप प्रोत्साहित करना, यानी आप जो है क्लासरूम में कंपटीशन कराते रहोगे, बच्चे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे, तो ये नहीं होगा। वांछनीय व्यवहार को जो है इनाम द्वारा बढ़ावा देना, व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा जो है घटाना, ये भी नहीं होगा कि आप पनिशमेंट दे रहे हो, आप सही और गलत में बस फर्क करते रह जा रहे हो, ये भी नहीं होगा। उपर्युक्त इशारे व जो है संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ यानी अवलंबन देना, बिल्कुल सही है। जीन जो है वाइगोस्की ने जो है इसके फोल्डिंग की बात की है, यानी कि जहाँ पर भी बच्चे को दिक्कत आ रही है उसकी मदद की जाए। बच्चे को जो है टेम्परेरी हेल्प जब मिल जाएगी तो बच्चा जहाँ पर भी अटका हुआ है उसको हेल्प मिल जाएगी, वो सीख लेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। यानी कि बच्चे को टेम्परेरी हेल्प देनी है, इसके फोल्डिंग देनी है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा। फोर्थ भी आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए टेम्परेरी हेल्प का मतलब हो जाता है, जैसे कि मान के चलिए छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है, अब साइकिल चलाते हुए उसके पेरेंट्स उस साइकिल को पकड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है तो वो धीरे धीरे साइकिल छोड़ने लगते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि बच्चा पहले नहीं चला पा रहा था तो उसको मदद दी गई, लेकिन जैसे ही बच्चे ने साइकिल चलाना सीखा, जो हेल्प दी जा रही थी पेरेंट्स के द्वारा वो हटा दी गई, यानी इसको कहा गया टेम्परेरी हेल्प। और बच्चा जहां पर साइकिल चलाते हुए जहां पर उसको लग रहा है कि अब हम गिर जाएंगे, डिसबैलेंस हो रहा है, वहां पर पेरेंट्स उसको पकड़ लेते हैं। यानी कि ये टेम्परेरी हेल्प दी जा रही, जहां पर बच्चे को जरूरत है वहां पर उसको हेल्प मिल रही है और बच्चे का डेवलपमेंट होता जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है।
तो पहला है नियमों को निश्चित और जो है निरपेक्ष रूप में देखना। देखिए कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी जो है मॉरल डेवलपमेंट पर दिया है, और इन्होंने जो है स्टेजों में बच्चे का डेवलपमेंट डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने 3 जो है स्तर दिए हैं, जिसमें से 6 चरण है। ये ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि कोहलबर्ग की थ्योरी में कितने चरण हैं, तो 6 चरण है और 3 स्तर इन्होंने बताए हुए हैं। प्रथम अवस्था की यहाँ पर बात हुई है। दूसरों का स्नेह और जो है अनुमोदन बनाए रखना, या फिर कानूनों और नियमों को बनाए रखना। तो बच्चे बहुत छोटे हैं। अब बच्चे जो छोटे हैं इस स्टेज पे उनको कानून नियम रूल नहीं पता है। ये भी आपका फोर्थ जो है वो नहीं होगा, यहाँ पर आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। यानी दूसरों का स्नेह, बच्चा जो है अच्छा गुड गर्ल एंड गुड बॉय बनने के लिए जो है काम करते हैं कि हम अपना होमवर्क कर लेंगे तो मैम हमको कहेंगी कि गुड गर्ल है, या फिर मैम हमको कहेंगी गुड बॉय है, या फिर घर पर हम अगर पेरेंट्स की बात को मानेंगे तो जो है पेरेंट्स भी कहेंगे कि हमारा एक अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो ये जो है दूसरों का स्नेह और अनुमोदन यानी प्रेम पाने के लिए बच्चे जो है काम कर रहे होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। प्रोग्रेसिव क्लासरूम से पूछा गया है क्वेश्चन इसमें, एक प्रगतिशील कक्षा में जो है बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है उसमें हम किसी भी प्रकार से जो है बच्चे को बाध्य नहीं करते हैं। ना तो उसका जो इंटरेस्ट है, यानी उसको अगर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, उसको जो है ड्राइंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो पढ़े। यानी बच्चे को हम किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं कर रहे होते हैं। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, या फिर बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका जो है नामनीकरण व पृथक्करण किया जाता है। तो हम बच्चे को उनकी योग्यता के अनुसार ना तो बांट सकते हैं, ना पृथक्करण कर सकते हैं, ना नामनीकरण कर सकते हैं, यानी बच्चे को हम लेबल नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि जो बच्चा वीक है उसको फिर समस्या होगी। ठीक है, उसमें हीनता की भावना आएगी, और वो चाहेगा भी कि हम बेहतर करें तो भी वो नहीं कर पाएगा। तो हम बच्चे को नामनीकरण नहीं कर सकते। बच्चे इनाम को पाने के लिए व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं, ये भी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की विशेषता नहीं है। यहाँ पर जो विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि बच्चे उन गतिविधियों में जो है संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चा इसमें जो है एक्टिव रहता है, और बच्चे के एक्टिव रहने के साथ साथ टीचर भी यहाँ पर एक्टिव होता है। बच्चे को जो भी इंटरेस्ट होता है उसको एक्टिविटी के माध्यम से समझ में आ रहा है तो क्लासरूम में एक्टिविटी हो रही। बच्चे को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, बच्चा ड्राइंग सीखेगा। बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चा साइंस पढ़ेगा। बच्चे को जैसे समझ में आ रहा है, ब्लैक बोर्ड से समझ में आ रहा है तो ब्लैक बोर्ड, एक्टिविटी के माध्यम से समझ में आ रहा है तो एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और बच्चा जिस भी प्रकार का है, चलने में प्रॉब्लम है, बोलने में समस्या है, सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, जैसा भी है, या फिर उसका जो आईक्यू लेवल है वो भी बहुत कम है या फिर बहुत हाई है, हर प्रकार का बच्चा यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा होता है और एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जा रहा होता है। ठीक है, प्रगतिशील क्लासरूम जो होती है उसमें जो है एक्टिविटी हो रही होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी दी है, ये भी ध्यान रखना, और इसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हुई है। सीटेड में 8 प्रकार की पूछता है, क्योंकि सीटेड ने पहले ही वेरीफाई कर रखा है 8 प्रकार की बुद्धि को, और हमको सिर्फ 8 प्रकार की ही बुद्धि पढ़ के जाना है, और एक क्वेश्चन 100% पूछता भी है। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि या फिर भाषाई बुद्धि, यहाँ पर बात हुई है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया जा गया था, यानी कि उनकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंट की उन्होंने थ्योरी जो दी हुई है उसमें ऐड है भौतिक बुद्धि या फिर विशिष्ट बुद्धि। तो देखिए सामान्य बुद्धि की इन्होंने कोई बात नहीं की है, भौतिक बुद्धि की भी इन्होंने कोई बात नहीं की है, जो है विशिष्ट बुद्धि की भी बात नहीं हुई है, पर भाषाई बुद्धि की बात इन्होंने की है। लैंग्विस्टिक जो है इंटेलिजेंट की इन्होंने बात की हुई है, और एग्जाम्पल के थ्रू जो नेता हैं, नेता लोग हो गए, जो शायर हैं, जो सिंगर हैं, इनमें बहुत अच्छी खासी पाई जाती है, क्योंकि गानों के थ्रू जो है आपने देखा होगा ये जमीन चांद को भी जमीन पर ले आते हैं। ठीक है, और जो नेता लोग होते हैं जब चुनावी टाइम आता है तो बहुत सारे वादे करते हैं, ये बनवा देंगे वो कर देंगे, बट लास्ट तक क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इन लोगों में भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी पाई जाती है। ठीक है,
अगर कहीं दूसरे राज्य को गए हैं तो वहाँ पर अगर आप ये लेक्चर दे रहे हैं या फिर भाषण दे रहे हैं तो ये वहाँ की भी लैंग्वेज को इंक्लूड करते हैं, इससे कि जो वहाँ के लोग हैं उनको लगे कि यस ये इंटरेस्टेड हैं, ये ध्यान दे रहे हैं, देखिए यहाँ की लैंग्वेज को भी एक्वायर कर रहे हैं, यहाँ की लैंग्वेज को भी सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी खासी पाई जा रही होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। 11 में पूछा है कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो है हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। यानी व्यक्तिगत वाक यानी प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच जो होता है ये जो है वाइगोस्की की थ्योरी से दिया गया है। अब ये वर्ड जो वाइगोस्की की थ्योरी से है इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने थ्योरी में अप्रिशिएट किया हुआ है। रीज़न ये है कि जब बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है, जैसे कि मान के चलिए जब आप पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर जब पेपर को देखो तो फील होता है कि अच्छा इसमें ये सर ने ये बताया हुआ था या फिर मैम ने ये बताया था, इसका ये ऑप्शन होगा। हम धीरे धीरे खुद से बातें करते हैं। और ऐसे ही बच्चा होता है, जब बच्चा कुछ पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है तो वो खुद से बातें करता है कि अच्छा ये पार्ट इसका ऐसे जुड़ेगा या फिर ये इसमें ऐड होगा। इससे क्या होता है, जब बच्चे खुद से बातें कर रहा होता है तो वो अपने माइंड को जो है एक डायरेक्शन दे रहा होता है। ठीक है, यानी कि एकत्रित कर रहा होता है, एक जो है एक दिशा दे रहा होता है। तो ये काफ़ी अच्छा बताया है वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में। लेकिन इसी का उल्टा हो गया है, जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में कह दिया इसको अहम केंद्रित्व, यानी ईगोसेंट्रिज्म है बच्चा, कि बच्चा मतलब अहम केंद्रित है, बच्चा सिर्फ अपने पक्ष को देख रहा है, दूसरे के पक्ष को नहीं समझ रहा है। उन्होंने इसी वर्ड को दूसरी तरीके से प्रेजेंट किया और उन्होंने इसका दूसरा मतलब दिया। ठीक है, बट इसको वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में बहुत अच्छा बताया, प्राइवेट स्पीच कहा, और इससे उन्होंने कहा कि बच्चा खुद को केंद्रित कर रहा होता है, खुद के जो माइंड को जो है एक दिशा दे रहा होता है, वो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होता है। तो इसको आप प्रोत्साहित करोगे या फिर हतोत्साहित करोगे या फिर नकारोगे या फिर के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करोगे। यानी बच्चे अगर क्लासरूम में इसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनको पनिशमेंट दोगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। नकारोगे भी नहीं, ना तो आप हतोत्साहित करोगे बल्कि प्रोत्साहित करोगे कि बच्चा जो है अगर प्राइवेट स्पीच का प्रयोग कर रहा है, खुद के माइंड को जो है एक डायरेक्शन दे रहा है, एकत्रित कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, यानी इससे क्या होगा, जो कन्फ्यूज़न होगी वो क्लियर हो जाएगी। राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है। यानी मोहन नाम का एक जो है लड़का था, उसने जो है समाज में रहकर लड़कियों की जो भूमिकाएं थी, लड़कों की जो भूमिकाएं थी वो उसने देखा, और उसको जो उसका जो विद्यालय था उस वहाँ पर उसको जो भूमिका में करनी थी वो थी लड़की की। इसीलिए उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया ये कहकर कि वो एक लड़का है, यानी लड़का होते हुए हम लड़की का रोल नहीं कर सकते। इसीलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या दर्शाएगा, जेंडर भूमिका में लचीलापन है। अगर लचीलापन होता तो वो एक्सेप्ट कर लेता और वो लड़की का रोल कर लेता, बट यहाँ पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो लड़की का रोल नहीं कर सकता, वो लड़की की ड्रेस नहीं पहन सकता क्योंकि वो एक लड़का है। तो यहाँ पर लचीलापन नहीं है। जेंडर समानता है वो भी यहाँ पर नहीं है, अगर वो एक्सेप्ट करता तो यहाँ पर समानता हो जाती। जेंडर गतिशीलता है या फिर जेंडर प्रारूप है, तो जेंडर बाइसनेस हो जाएगा, या फिर आपका जो है नॉर्मल सी बात है, जेंडर प्रारूप आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि उसने जो है मना कर दिया कि हम एक लड़का है, हम लड़की की ड्रेस नहीं पहन सकते। गतिशीलता जो है इसमें नहीं होगा। आंसर यहाँ पर जो है आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी एक क्लासरूम है, मान के चलिए उसमें 30 बच्चे हैं। अब 30 बच्चे जब हैं क्लासरूम में तो उनकी 30 प्रकार की क्षमताएं होंगी।
किसी को बहुत जल्दी समझ में आता होगा, किसी को समझ में ही नहीं आता होगा, किसी को 10% समझ में आया होगा, किसी को 50%। यानी हर प्रकार का बच्चा होगा और सबका अलग अलग इंटरेस्ट होगा। किसी को साइंस में, किसी को मैथ में, किसी को इंग्लिश में, किसी को हिंदी में, किसी को ड्राइंग, किसी को डांसिंग। यानी सबका इंटरेस्ट अपना अलग अलग होगा। तो जो ऐसी क्लासरूम होगी उसमें विभेदित निर्देश आप दोगे, या फिर मानकीकृत निर्देश दोगे, या फिर उद्दीपन, या फिर अनुबंधन। तो ये 2 पॉइंट नहीं होंगे यहाँ पर। अब मानकीकृत जो निर्देश है ये आपका निगेटिव वर्ड हो जाता है, क्योंकि रीज़न ये है, जब क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो हम सभी के लिए एक जैसा रूल फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी विभेदित निर्देश होगा। जब अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं तो जो बच्चा जिस प्रकार का है हम उसको उस प्रकार से गाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। टैगवर्ड जो है इसकी क्लासेस मैंने बनाई हुई है, वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। क्योंकि टैगवर्ड की मदद से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो भी टैगवर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अगर अभी से आप एक दो बार क्लासेस देख लोगे टैगवर्ड की, तो आपको ईजिली जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको टैगवर्ड की मिल जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? पहला है वस्तुनिष्ठ जो है प्रत्याहन आधारित परीक्षाएं, या फिर सहयोगात्मक जो है परियोजनाएं, या फिर मानकीकृत परीक्षाएं नहीं होगा, मानक संदर्भित परीक्षाएं, या फिर आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? तो रचना जो है सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन की बात हुई है, तो नॉर्मल सी बात है, सेकंड ऑप्शन होगा। क्योंकि सहयोगात्मक परियोजनाएं आपका बेस्ट होता है। ठीक है, यानी जो है कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट जो होगा, यानी सहयोगात्मक, बच्चा सहयोग करके सीखेगा। 6 का ग्रुप बना हुआ है, 8 का ग्रुप बना दिया गया, फिर 4 का ग्रुप बना हुआ है, उसमें बच्चे एक दूसरे की मदद करके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो बेहतर होगा। क्योंकि उसमें 6 बच्चों की थिंकिंग लगी हुई है, उसमें 8 बच्चों की थिंकिंग जुड़ी हुई है, उसमें 4 बच्चों की थिंकिंग जुड़ी हुई है। और यही अगर एक बच्चा काम करेगा तो उसमें एक ही बच्चे की थिंकिंग होगी, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं होगा, बट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो सहयोगात्मक परियोजनाएं हैं, ये काफ़ी बेहतर है। क्योंकि वाइगोस्की ने भी और इंक्लूसिव क्लासरूम भी हमेशा इसी को अप्रिशिएट करता है कि जो लर्निंग है वो ग्रुप में होनी चाहिए, सहयोगात्मक लर्निंग होनी चाहिए, जिससे बच्चा सहयोग करते हुए लर्निंग को सीख पाए। यहाँ पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन आपका बेस्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी बच्चे जो होते हैं उनका आकलन करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य से आकलन किया जाता है? तो पहला है अध्यापन की जो है प्रभावशीलता पर विचार करना, और सीखने को जो है बढ़ाने के लिए इसे जो है संशोधित करना, या फिर शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, या फिर रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना। ये नहीं होगा। कक्षा में सामान्य योग्यता वाले जो है समूह बनाने के लिए, ये भी नहीं होगा कि जो सामान्य योग्यता के बच्चे हैं आप उनको उनका जो है समूह बना रहे हो। यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे जो है संशोधित करना, राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा। क्योंकि आकलन हम क्यों करते हैं? आकलन हम इसीलिए करते हैं कि समझ में आए कि जो लर्निंग हो रही है, टीचर अच्छे से पढ़ा पा रहा है या नहीं, बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बच्चों को कहाँ पर समस्या हो रही है, कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, ये आकलन के माध्यम से हमको पता चल जाता है। ठीक है, फिर हम उसका निवारण कर देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग जो है 16 से स्टार्ट करेंगे। ये डेली आपको 3 बजे क्लास मिलती है, आप इसको डेली ज्वाइन करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एंड प्रीवियस के क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जो कंटेंट है, कंटेंट की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी। क्योंकि पहले जो है हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी कंटेंट की क्लासेस पड़ी हुई हैं, जो भी चाहे देख सकता है।
इससे ये होगा कि एक माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग कंटेंट शुरू करेंगे। बाकी जो 5 बजे हो रही है उसमें थ्योरी ही चल रही है, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।